फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत के लिए जो मेरी आत्मकथा है उसका ये 7वां एपिसोड है। और पिछली बार जहां हमने बातचीत खत्म की थी उसके आगे हम बातचीत करेंगे। पिछली बार हमने बातचीत की थी कि किस तरह से एक अनुदार माहौल और अनुदार कल्चर के दर्शन मैंने किए। बंगाल जब गया तो बंगाल में जाते समय दिमाग में एक धारणा थी कि बंगाल बहुत ही लिबरल स्पेस है और बहुत ही उदार वातावरण है। बंगाल में एकदम भिन्न किस्म का जो है वो वो सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है जो कि हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। ये एक वास्तविकता भी है कि कई मायनों में बंगाल एकदम भिन्न है और कलकत्ता एकदम भिन्न है। लेकिन कलकत्ता के बारे में ये जो धारणा बनी हुई थी कि कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते उसके अपनी एक खास तरह की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के दर्शन मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। ये जितने भी हमारे बीच में जो डायलॉग है, डिस्कोर्स है बंगाल को लेके, बंगाल की कल्चर को लेके, वो बहुत ही सुपरफिशियल है। अगर मैं एक शब्द में कहूं, जैसा कि मैंने अपने इस एपिसोड के शीर्षक में भी वो शब्द रखा है, बंगाल में बड़े स्केल पर और विभिन्न लेयर में घेटो या बंद समाज की मनोदशा काम करती रही है। ये घेटो की कल्चर कहां पहले आई, कहां पीछे आई, ये छानबीन करना मेरे बूते के बाहर है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि ये घेटो की कल्चर मध्य वर्ग के लोगों में भी है, निम्न मध्य वर्ग के लोगों में भी है। ये घेटो की कल्चर जो है वो झुग्गी झोंपड़ियों में भी है। और ये घेटो की कल्चर ऐसा नहीं कि झुग्गी झोंपड़ियों में और ये मध्य वर्ग निम्न मध्य वर्ग में है। ये घेटो की कल्चर जो है वो अच्छी खासी जनसंख्या को घेरती है और कलकत्ता की जनसंख्या को खासतौर पर घेरती है। लेकिन सतह पर जो पॉलिटिक्स और उसकी गतिविधियां हैं, संस्कृति और उसकी गतिविधियां हैं जो जिस रूप में चलती रही हैं, वे इस घेटो को आइडेंटिफाई नहीं करने देती, देखने नहीं देती, घेटो को छुपाए रखती हैं। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको जिससे कि आप इसका अंदाजा लगा सकें। मैं जिस इलाके में रहता था वहां शिक्षक वर्ग रहता था और सारे क्वार्टर शिक्षकों के थे। आसपास जो इलाके थे, बस्तियां, घर थे, वो सब मिडिल क्लास के लोगों के घर थे। आज से कुछ साल पहले ही घटना है ये। अचानक रात के 1 बजे ये देखा कि बहुत तेज फायरिंग होने लगी। मैं जहां रहता था उस इलाके का नाम है काकुरगाछी। काकुरगाछी इलाके में कोई जाएगा तो वहां उसे सिर्फ अच्छे मिडिल क्लास के घर दिखाई देंगे, बहुत महंगे घर दिखाई देंगे आपको। और बहुत तेज भागदौड़ रात के 1-1:30 बजे के बाद में, बहुत तेज हंगामा। तो मालूम पड़ा कि एक ग्रुप उल्टा डांगा पर रेलवे ट्रैक पर जमा हुआ है और एक ग्रुप जो है वो काकुरगाछी में मोहल्ले के अंदर जमा हुआ है। और वो कहां जमा हुआ है? वो छतों पर चढ़ गया है और छतों से वो उछाल उछाल के पत्थर, बम, गोली फेंक रहा है। सुबह तक आते आते पूरा इलाका पैरालाइज।
इस बमबारी में कोई मिडिल क्लास का आदमी शामिल नहीं। उधर ट्रेन जाम, ट्रैक पर ट्रेन नहीं चल रही है, इधर मोहल्ला जाम, मोहल्ले में कोई गतिविधि नहीं है, लोग छतों पर तैयारी कर रहे हैं, वो ट्रैक पर तैयारी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से। मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है, उस सत्तारूढ़ दल के ही दो क्रिमिनल गिरोह, और ये अभी संयोग की बात है कि टीएमसी की सरकार है, तो वे लोग गिरोह टीएमसी के साथ हैं। क्या सोचिए आप, शहर के अंदर 2011 में ममता की सरकार के आने के बाद मेरे घर के नीचे पैरेलल झुग्गी झोंपड़ियों की बस्ती है। माने एक तरफ मिडिल क्लास के घर बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं, और उनके पीछे जो सड़क जा रही है उस सड़क के दोनों तरफ झुग्गी झोंपड़ियां हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं उसमें। ममता की गवर्नमेंट आने के बाद में लगातार झुग्गी झोंपड़ियों पर हमले हुए, झुग्गी झोंपड़ियों से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली झुग्गी झोंपड़ी वाले जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और वो हमले रुके तब जब वहां बाकायदा एक बीच में, यानी हमारे यूनिवर्सिटी के जो हाउसिंग सोसाइटी थी, उस हाउसिंग सोसाइटी के कॉर्नर पर एक तरफ पुलिस के 3-4 जवान लगाए गए, और एक तरफ जो एंट्री पॉइंट था उसका, वहां पर पुलिस लगाई गई। और यह पुलिस तकरीबन 8-10 महीने बैठी रही, और पुलिस वाले जब हट जाएं तो अचानक मारपीट, फायरिंग शुरू हो जाती थी, और ये रेगुलर फिनोमिना। ये तो मैं आपको इधर की घटना बता रहा हूं। जब मैं 89 में कलकत्ता पहुंचा और मैंने टीचिंग शुरू की, मैं क्यों कह रहा हूं घेटो, एक ऐसा बंद समाज, और ये बंद समाज खाली एक लेयर पर नहीं है, ये एक स्तर पर नहीं है, खाली झुग्गी झोंपड़ियों में तो जो क्राइसिस है वो तो है ही। मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोगों में भी क्राइसिस है, उसमें वे लोग भी शामिल हैं, हमारे जैसे परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो मैं एक विनम्रता से कह सकता हूं कि बंगाल में एक छोटा सा जो परिवार है, जो यूनिट है, वो भी एक घेटों की तरह काम करता है, वो फैमिली की यूनिट की तरह काम नहीं करता। और घेटो कैसा है, ये बहुत ही दिलचस्प है कि उस घेटो में किसी भी किस्म की फ्रीडम नहीं है। आप ये मेरी आत्मकथा भी समझ सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि मैं जिस परिवार में रहता हूं वो परिवार एक ऐसा है जिसमें घेटो है, जिसमें कोई फ्रीडम नहीं है। और अब इस छवि को आप इनलार्ज करके देखिए। एक दिलचस्प वाकया बता रहा हूं मैं आपको। ममता बनर्जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बार इलेक्शन खड़ी हुई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं ममता, तो जो इलाके के जो कॉमरेड थे वो मुझे ले गए, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और उन्होंने 6:30 बजे करीब मुझे ले जाके एक गली में खड़ा कर दिया, रिक्शा पे लाउड स्पीकर बना हुआ था, कॉमरेड अब यहाँ भाषण दीजिए आप। अब मेरी समझ में नहीं आया, गली इस तरह से थी कि ये, और एक कॉर्नर कैसे था, और बाकी दोनों तरफ घर थे, और बीच में रास्ता था, मेरा रिक्शा लगा दिया गया। अच्छा, वहां कोई आदमी नहीं, मैंने उससे कहा भी कि कोई आदमी नहीं है क्या, किससे भाषण दें, बोले नहीं कॉमरेड शुरू हो जाइए आप। अब 6:30-7 बजे का टाइम था,
7-1 बजे होंगे उस समय, शहर शुरू हो गए। और रिक्शा वाला चलाने वाला था और मैं था, वो मेरा सोता था और मैं बकता था, लाउड स्पीकर था और मैंने भाषण शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर बाद मुझे असुविधा हुई कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये इलाका ठीक नहीं है। मैं जहां भाषण दे रहा था वो असल में वैश्यों का इलाका था और ये उनके धंधे का समय था। और वो व्यक्ति मुझे खड़ा करके वहां से चला गया। मैं किसी तरह से थोड़ी देर बोल बाल के वहां से निकल आया। मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ और मेरे दिमाग में पहली बार ये चीज स्ट्राइक की कि जिस समाज में इतनी राजनीति होती है, इतनी पॉलिटिक्स पर इतनी चर्चा होती है, लेकिन इस पॉलिटिक्स पर चर्चा करते समय ये कभी वैश्याएं हमारे डिस्कोर्स में दाखिल क्यों नहीं होती? जिन वैश्याओं के मोहल्ले में खड़े होकर मैं भाषण दे रहा था, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोग जगह जगह भाषण दे रहे थे। तो बंगाल की ब्यूटी है कि बंगाल जितना अंदर है और जो बाहर दिखता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बंगाल की पॉलिटिक्स में, बंगाल के पब्लिक डिस्कोर्स में जो चीज दिखाई देती है उसका जमीनी रियलिटीज और वहां जो जमीनी स्तर पर जो समस्याएं उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। वो एक दूसरी तरह की समस्या है, ये दूसरी तरह की समस्या है। तो बंगाल की कल्चर को, बंगाल के पॉलिटिक्स को, बंगाल के पूरे नैरेटिव को, बंगाल का यथार्थ उसमें रिफ्लेक्ट कम करता है। पॉलिटिकल यथार्थ ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बंगाल का सामाजिक यथार्थ उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए आप देखेंगे कि बंगाल के बारे में बात करते समय लोग ये तो बात करेंगे कि बंगाल में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन लोग ये बात नहीं करेंगे कि बंगाल में बंद समाज और बंद गलियां हैं, लोगों के बंद दिमाग हैं। हमारे यहाँ ऐसे समूह हैं जो कि एकदम घेटों में रहते हैं, उनके पास कोई आवाज नहीं है। अब जिस तरह से मैं वहां देख के आया और मैं उस बस्ती में खड़ा हुआ था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन मैं भाषण देके चला आया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था मैं किसे एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन वो वैश्याओं की बस्ती थी। अब एक दूसरी चीज बता रहा हूं जो कि बहुत ही ग्लेयरिंग है, आंखों में चुभती है। आप कभी भी शाम को दिन ढलने के बाद में आप निकल जाइए। मैं जिस इलाके में रहता था वो सबसे अच्छा इलाका माना जाता है, लेकिन उस इलाके की जो ब्यूटी थी वो ये नहीं थी कि वहां मध्य वर्ग के लोग रहते थे। शाम के बाद, शाम ढलने के बाद आप बंगाल में जाइए, कलकत्ते में जाइए, आप विभिन्न इलाकों में जाइए, आप एक बड़ा सेक्शन था जो कि रोड पर होता था, और ये वह सेक्शन है जो विभिन्न किस्म की सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं जिस जगह में रहता था, जिस कंपाउंड में रहता था, उसमें 32 फ्लैट थे प्रोफेसर्स के, और उस कंपाउंड के सिर्फ बाहर रोड पर, मेरा जहां कंपाउंड था उस कंपाउंड से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पर पुलिस कॉलोनी थी, और मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूरी पर थाना था। लेकिन मेरा रोड आप शाम को 7:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप नजर उठा के उस रोड से गुजर नहीं सकते थे।
कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप थोड़ा बहुत शिकायत कर देंगे तो एक आध बार पुलिस आएगी, लोगों को डंडा से भगाएगी, चली जाएगी, और वो फिर पुनः वही एक्टिविटीज रोड साइड पर शुरू हो जाएंगी। मैं जब बंगाल गया तो बंगाल की स्थिति यह थी कि बंगाल पूरी तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रिप में था। तो जहां बेकारी बड़े पैमाने पर हो, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में लगातार गिरावट आ रही हो, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन शहर में फैल रहा हो। बंगाल में दोनों तरह का माइग्रेशन, एक वह माइग्रेशन है जो कि बंगाल के बाहर से यानी बांग्लादेश से आने वाला, दूसरा वह माइग्रेशन है जो कि बंगाल के अंदर से ही कलकत्ता में आने वाले लोग हैं, और तीसरे वे लोग हैं जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से बंगाल आते हैं। तो ये जो माइग्रेटेड लोग हैं, ये माइग्रेटेड लोग फैले हुए हैं पूरे समाज में। तो कलकत्ते में अगर आप देखेंगे तो कलकत्ते की जो बसावट है उसे अगर आप देखेंगे तो कलकत्ते में जितने लोग फ्लैट में रहते हैं, और यह कहना ज्यादा सही होगा कि कलकत्ते की पूरी कल्चर, कलकत्ते की पूरी पॉलिटिक्स, उसकी वे धुरी हैं। और वहां कोई सिविक फैसिलिटीज नहीं है। उन इलाकों में क्या होता है ये अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप दूसरे दिन आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन मजाल है कि वे बस्तियां और वे लोग पब्लिक डिस्कोर्स में सामने आए। घेटों की कल्चर की यह विशेषता है कि वह जो नीचे घट रहा है, बंगाली मध्य वर्ग के लोग जहां के बहुत बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, फिल्म मेकर हैं, तमाम तरह के विद्वान लोग भरे पड़े हैं समाज में। उन विद्वानों से भरे हुए समाज के नीचे जो समाज फैला हुआ है वो एकदम बंद दिमाग और बंद संस्कृति का समाज है। एक ऐसा समाज जिसमें वायलेंस और सेक्स, ये दो चीजें बड़े पैमाने पर मिलती हैं। अब ये सोचने की चीज है कि ये जो वायलेंस और सेक्स है, इससे वहां का मिडिल क्लास, वहां का शिक्षित वर्ग प्रभावित होगा कि नहीं होगा। मेरी जहां तक समझ बनती है कि वो प्रभावित होगा। तो इसने एक चीज पैदा की, इधर भी यानी हम मध्य वर्ग के लोगों में भी, और उधर भी जो गरीब लोग थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो वंचित लोग थे, उनके अंदर भी वो ये कि स्वतंत्रता का अस्वीकार्य एक कॉमन कल्चर के तौर पर विकसित हुआ। कहने के लिए बाहर सब उदार बातें करते थे, लेकिन आचरण में जब अपने प्रोफेशन में, अपनी जगह, अपने घर में जब लोग घुसते थे तो वे एकदम एक दूसरे की स्वतंत्रता के अपहरण में लगे रहते थे। और जब आप एक दूसरे की स्वतंत्रता के अपहरण में लगे रहेंगे तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण होगी। बंगाल में जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आई, जो कि और इलाकों में नहीं है, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में नहीं है, पॉलिटिक्स सबसे तेज गति से ऊपर आई और रेडिकल पॉलिटिक्स तेज गति से ऊपर आई। लेकिन रेडिकल पॉलिटिक्स के नीचे जो सामाजिक दुनिया थी, उस सामाजिक दुनिया में जो वैल्यूज थे, लोगों की आदतें थी, लोगों के तमाम किस्म के गोरख धंधे थे, उनको तो कभी एड्रेस ही नहीं किया गया।
और ये बीमारियां यानी स्वतंत्रता के अपहरण की बीमारियां, शिक्षा के डिक्लाइन से प्रभावित समाज की बीमारियां, ये इतने बड़े स्केल पर थी कि हम सब जानते थे, लेकिन हम इसे कभी डिस्कस नहीं करते थे। फ्रीली एक्सप्रेशन, अगर आप देखना चाहें उसके ऊपर दुष्प्रभाव, तो आप बोल के देखिए एक बार, फिर आप देखिए आपके साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं लोग, अभी भी करते हैं। आप अगर वहां प्रोफेसर हैं और आप अगर ममता की आलोचना कर दें कस के, तो आप देखिए आपके साथ में क्या व्यवहार होता है। हर चीज पर नजर आपकी, आपके हर कदम पर निगरानी। अच्छा, ये जो नजरदारी है, ये जो निगरानी की जो कोशिश है, ये निगरानी की जो परंपरा है, ये घर में जितनी प्रबल है उतनी ही बाहर भी प्रबल है। अब जाहिर है कि अब इसमें फिर होगा ये कि सब लोग एक दूसरे झूठ बोलेंगे, तो कैसा समाज बनेगा? संस्कृतिहीन समाज का निर्माण होगा, इसमें संस्कृति नहीं होगी। इस संस्कृति को किससे ढके हुए हैं हम लोग? तमाम किस्म के ऊपरी जो सांस्कृतिक आवरण है, सिनेमा है, साहित्य है, सांस्कृतिक आयोजन है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, इन सब चीजों से ढके हुए हैं। और खुश भी किस बात पर होते हैं? कोलकाता बड़ा, मैं भी खुश होता हूं, मैं भी उसका प्रेज करता हूं कि कलकत्ता शहर बहुत अच्छा है। लेकिन कलकत्ता शहर के अंदर जो एक बंद समाज है, एक शहर महानगर के डिक्लाइन का जो एक बहुत बड़ा कारण है, कलकत्ता में महानगर जैसी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। क्राइम एकदम पीक पर, सेक्स रैकेट एकदम पीक पर, ड्रग एडिक्शन एकदम पीक पर। मुझे याद है एक बार मैं मतलब ये काफी पहली बात है, जब मैं गया था, उसके कुछ साल बाद वहां असेंबली इलेक्शन में मैं एक जगह पार्क में बोलने गया, जतिन दास पार्क के पास में एक जगह, मैं पार्क में भाषण दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाषण क्यों दे रहा हूं। मैं अंधेरा था, भाषण दे रहा था मैं, क्यों? उन्होंने कहा भाषण दो। और जब भाषण खत्म हो गया और मैं निकला पार्क से गुजरते हुए, तब मैंने देखा कि यार वहां तो तरह तरह के झुंड में लोग बैठे हुए हैं, अपने पार्क डेन बने हुए हैं क्राइम के। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ये चीज नहीं है, अखबार में ये चीज नहीं है। आप टेलीग्राफ उठाइए, आप आनंद विहार पत्रिका उठाइए, आपको ये घेटो समाज के दर्शन ही नहीं होंगे। सो पहली जो चीज जिसने कि मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया, और मैंने इसे उस तरह से कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से, मैंने लिखा बहुत है इसको लेके अपने तरीके से, कलकत्ते में किस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ये एक तरह से मध्य वर्ग के अंदर और इसने एक खास तरह के भावबोध को निर्मित किया। और ये भावबोध था संगठन केंद्रित। संगठन से ऊपर नेता होगा, नेता दिखाई नहीं देता कहीं, नेता होगा, नेता के नीचे से सारी चीजें चल रही हैं। और ये इसने दो चीजें पैदा की, जो बंद समाज है और उसकी बंद संस्कृति है, इसने पहली चीज पैदा की कि जो जीवन शैली है, जो खान पान है, उस खान पान और जीवन शैली के प्रति एक खास तरह का आग्रह। हम अगर ये चीजें खाते हैं तो हम यही चीज खाते रहेंगे, हम इसमें कोई दूसरी चीज दाखिल नहीं। अब मेरी मुश्किल यह थी कि मैं मथुरा से गया था, और मथुरा में जिस माहौल में पैदा हुआ था और जिसमें बड़ा हुआ था, वो भी कंजर्वेटिव माहौल था, और वहां एक खास तरह का घेटो था, सनातनी हिंदू का घेटो। तो हमारे यहां मतलब दूर दूर तक आपको नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, मोहल्ले में
शहर में प्याज नहीं मिलेगी, पूरे में मथुरा में अभी भी नहीं है, शहर के बाहर मिलेगी प्याज आपको, किसी दुकान पर प्याज का खाना नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में मथुरा और मथुरा के जो सनातनी भाव बोध था, जो जीवन शैली में जिसने एक खास तरह की रिजिडनेस, संकीर्णता पैदा की थी, एक घेटो का भाव पैदा किया। सांस्कृतिक घेटो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और मैं जब जेएनयू गया तो मुझे उससे लिबरेट होने में 6 महीने लगे। मैं 6 महीने तक मेस में खाना नहीं खाता था, मैं जाता ही नहीं था मेस में, थाली लेता था, थाली टेबल पर फेंक के चला जाता था और ढाबे पर जाके दाल रोटी खाता था, क्योंकि मेस में जो खाना बनता था उसमें प्याज डलती थी, मेस में प्याज रखी रहती थी। अब मैं जब जेएनयू से निकल के कलकत्ता गया, अब मेरी मुश्किल क्या कि अब मैं यहां दूसरे किस्म के घेटों में फंसा, मैं जाके घेटो वही नहीं है, घेटो वह भी है जो कि जीवन शैली के खास तरह के आचार व्यवहार को रिजिड ढंग से आप जब आप लागू करते हैं। तो हम जो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खाते हैं, और तो कुछ खाते नहीं है। अब तुम्हें खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो मत खाओ। तो जीवन की शुरुआत कैसे हुई जानते हैं? कलकत्ते में तकरीबन 10 साल तक मैं अपने हाथ से अपना खाना बना के खाता था। कहने के लिए मैं परिवार में रहता था, क्यों? क्योंकि परिवार नॉन वेज था और वो वेज के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर आप भूल से किसी शादी में चले जाएं तो मालूम पड़ा सब नॉन वेज है, वेज सिर्फ विधवाओं के लिए है, तो आप विधवाओं के साथ बैठ के खाइए। घेटो कल्चर, उसमें मध्य वर्ग के लोग, ये जो रिजिडता है, ये जो जड़ता है, खान पान इन सब में जो कट्टरता है, यही कट्टरता तो मथुरा में भी थी। यहां फर्क ये था, यहां दाल चावल कढ़ी पराठे वेजिटेरियन खाना है, इसको लेकर कट्टरता थी, और वहां जो है ये मछली भात मुर्गा वगैरह इन सबको लेकर कट्टरता थी। होना क्या चाहिए? हमारे पास में एक दूसरे के लिए, मेरे लिए जितना सांस्कृतिक स्पेस जरूरी है, अदर्स के लिए भी, दूसरों के लिए भी सांस्कृतिक स्पेस और जीवन शैली के लिए स्पेस जरूरी है, जगह जरूरी है। तो सारी जो सांस्कृतिक लड़ाइयां हैं वो कहां लड़ी जाएंगी? घेटों में लड़ी जाएंगी। हम बहुलतावाद की हिमायत करेंगे, लेकिन बहुलतावाद के लिए स्पेस नहीं होगा, हमारे घर में ही जगह नहीं है। मैं 10 साल तक कन्विंस नहीं कर पाया कि भाई कुछ तो मीटिंग ग्राउंड हो जाए हमारी। ये मैं इसलिए आपसे कह, और जब मैं 10 साल के बाद जब बाहर निकला, मैंने अपना अलग से एस्टेब्लिशमेंट खड़ा किया, तो मेरे पास एक सहायिका थी जो कि काम में हेल्प करती थी, जो सारे काम करती थी। तो जाहिर है मुझे पहली बार मुझे खाना बनाने से मुक्ति मिली। मैं पैसे खर्च करके भी, मैं सारी सुविधाएं जुगाड़ करके भी, मैं चैन से जी नहीं सकता था, क्योंकि मैं एक घेटू में रहता था। सो घेटो वह भी है जो कि झुग्गी झोपड़ी में है, और घेटो वह भी है जो कि आपकी जीवन, और ये घेटो आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो एकेडमिक्स तक है। ये जो रेजिमेंटेशन है, ये जो किलेबंदी है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको इस घेटो का। मैं 3 बार हेड बना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। तो जब वो दूसरी बार हेड बना तो वहां एक अजीब स्थिति थी कि आप सुन के कोई विश्वास नहीं करेंगे आप लोग। स्थिति यह थी कि वहां गेस्ट लेक्चरर जो पढ़ाने आते थे उनको 150 रुपए महीने तनख्वाह मिलती थी। अब बताइए, कॉलेज से जो टीचर पढ़ाने आ रहा है यूनिवर्सिटी में, उसे 150 रुपए महीने तनख्वाह।
150 रुपए बस भाड़ा नहीं निकलता, 150 रुपए में घर का काम करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता। एमए की क्लास के लिए पूरे साल भर में मैं अपने हाथ से बिल बनाता था, 3,000 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं बना सकता था मैं। और फिक्स था उसमें 150 रुपए कहने के लिए पर लेक्चर था, लेकिन वो 150 रुपए महीने, शुरू में 150 रुपए महीने था। अब एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी तरह से कह के थक गया, तो यूजीसी की एक टीम आई, जो नेक वाली टीम होती है, उन नेक की टीम आई। उस नेक की टीम में संयोग से जो 3 लोग आए थे, उसमें 2 परिचित आ गए। एक हमारे जेएनयू के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर तालगिरी, और एक जो इग्नू में प्रोफेसर है हिस्ट्री के, प्रोफेसर कपिल कुमार। एक और प्रोफेसर थे कोई आंध्रा से उस पैनल में। अब ये जो 2 परिचित प्रोफेसर आ गए, तो मुझे थोड़ा सा साहस हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा, मैं सीपीएम का मेंबर, सीपीएम का टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक कंट्रोल, वाइस चांसलर से लेकर नीचे तक। अब साहब, हम प्रोफेसरों की मीटिंग हुई, जो यूजीसी की टीम आई थी उसके साथ, तो मैंने सबके सामने मैंने ये प्रॉब्लम रखी कि भाई, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सामान्य सा जो शिक्षकों का जो रेमुनरेशन है, वो रेमुनरेशन बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी तैयार नहीं है। और मुझे शर्म आती है 150 रुपए के बिल पर साइन करते हुए। तो यूजीसी की टीम से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वे मेरी कुछ हेल्प करें कि रेमुनरेशन बढ़ जाए। अब आप सोचिए, उस समय उस मीटिंग में तो कोई नहीं बोला मुझसे, अब सारे लोग परेशान। अच्छा, मेरे अलावा कम से कम नहीं तो 40 प्रोफेसर थे वहां, किसी ने नहीं बोली ये बात। किसी को परेशानी नहीं, 150 रुपए मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले शिक्षक संघ के नेताओं को भी बताया कि 150 रुपए महीने यहां पर रेमुनरेशन मिलता है यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचरों को, और लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उस समय भी ज्यादा पैसे मिलते थे जो गेस्ट लेक्चरर थे उनको। बोले कि हम तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो एक कॉमरेड है जो गुजर के, विजय शर्मा, वो आए हुए थे एक बार भाषण देने, तो उन्होंने बात पब्लिक मीटिंग में उठा ली। तो बाद में बोले कि यार, बड़े नाराज हो गए लोग। अब वो यूजीसी की टीम के सामने जो मैंने मसला उठाया, मुझे पहले तो सत्साधन चक्रवर्ती शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बुला के कहा कि कॉमरेड, आप पार्टी मेंबर होकर आपने ये काम किया। मैंने क्या मतलब? मैंने कहा, मेरी ये प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी से पार्टी मेंबरशिप का क्या लेना देना है? मैंने कहा, आप सामान्य रेमुनरेशन का रेट है वो यूजीसी का, वो तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते यहां। मैं 150 रुपए महीना कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन बंगाल में दिया जाता है। और ये शर्मनाक है। ये अब उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हुआ क्या कि जो नेक की टीम के जो लोग थे, वो दोनों प्रोफेसर तालगिरी और कपिल कुमार, इन दोनों ने मेरे पक्ष में पोजीशन ली और यूनिवर्सिटी को इंसिस्ट किया कि आप रेमुनरेशन बढ़ाइए, उसके बाद में बाकी बातें होंगी। मेरा आइडिया क्लिक कर गया, उन लोगों ने फोर्स किया यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम 150 रुपए का जो रेमुनरेशन था उसे मंथली बढ़ा के 600 रुपए महीने किया। उनका कोई कागज किसी भी योजना पर साइन नहीं करेंगे हम। तो बुद्धिदेव भट्टाचार्य ने फोन करके बुला के कहा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं करना चाहिए था? मैंने क्यों लो वेज पर काम कर, सबसे कम वेज पर क्यों काम करेंगे लोग? 150 रुपए महीने कहां लिखा हुआ है कि दिया जाए उनको? क्यों दिया जाए? मैं यूजीसी के नियम से दिया जाना चाहिए। यूजीसी का नियम था उस समय 250 रुपए पर लेक्चर। तो 250 रुपए पर लेक्चर दीजिए आप 250 की बजाय 200 कर लीजिए, समझ में आती है। लेकिन यह क्या हुआ कि आप 150 रुपए
वो भी 1 महीने का, और आपने फिक्स कर रखा है पूरे साल भर में आप 3,000 रुपए से ज्यादा का बिल नहीं बनाएंगे। घेटो कल्चर की जो सबसे बड़ी जो कॉमन विशेषता, अब बस्ती में जाइए आप, आपको घर के काम के लिए सस्ती दर पर नौकरानी मिल जाएगी। हर काम वहां सस्ते, श्रम बहुत सस्ता है। घेटो कल्चर का एक खास असर है कि श्रम सस्ता होता है, और इसका रिफ्लेक्शन विश्वविद्यालय में भी था, इसका रिफ्लेक्शन बस्तियों में भी था, और यह मेरे लिए चिंता की चीज थी। हम मध्य वर्ग के लोग घेटो कल्चर पर बात करने के लिए तैयार नहीं। हमें मुसलमानों का बंद समाज तो दिखाई देता है, लेकिन अपना बंद समाज दिखाई नहीं देता। घेटो कल्चर की शुरुआत घर से होती है। मध्य वर्ग के घरों में घेटो कल्चर इस तरह से खूंटा गाड़ के बैठी हुई है कि आप ये जान लीजिए कि बंगाल से जो भी व्यक्ति, और संयोग से अगर वो बंगाली है तो वो अगर एक बार निकल गया तो वो दोबारा लौट के बंगाल नहीं आता। वो कुछ भी कर लेगा बाहर, लेकिन बंगाल लौट के नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि वो एकदम बंद समाज है, वहां कोई गतिशीलता नहीं है, जड़ता ही जड़ता है। तो बंगाल को देखने के लिए जरूरी है कि बंगाल के नीचे जो बंद समाज है और बंद समूह हैं, इनको खोला जाए, इनके बारे में बात की जाए, इनकी दिक्कतों के बारे में बात की जाए, और यह देखा जाना चाहिए कि इस बंद समाज और बंद संस्कृति ने किस तरह से पूरी की पूरी संस्कृति का और राजनीति का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का विध्वंस किया है। हर चीज का अपराधीकरण किया है। इसने मध्यवर्ग का भी अपराधीकरण किया, इसने निम्न मध्यवर्ग का भी अपराधीकरण किया, इसने स्त्री पुरुष के संबंधों, पति पत्नी के संबंधों, मां बेटे के संबंधों का भी अपराधीकरण किया, और बड़े स्केल पर किया। पराकाष्ठा बता रहा हूं इस घेटो कल्चर की। एक लड़के ने अपनी मां का कत्ल करके उसे काट के फ्रिज में बंद करके रख दिया, और 3 साल तक वो बंद पड़ी रही वहां। अब डाटा उठाइए, कलकत्ते में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। उस जमाने में सबसे अधिक बाल विवाह पूरे देश में होते थे, उसमें सबसे अधिक संख्या बंगाल में थी। कोई तो चीज है ऐसी, कोई तो चीज है ऐसी। जिन लोगों ने बॉम्बे के ऊपर और जिन लोगों ने बंगाल में दोनों जगहों पर, कलकत्ता और बॉम्बे में दोनों जगह वेश्याओं के ऊपर काम किया है, उसका डाटा बताता है वेश्यावृत्ति में आने वाली 70% से अधिक लड़कियां बंगाली जाति से आती हैं। कोई तो वजह है ऐसी। एक और वजह बता रहा हूं मैं आपको। एक बार मुझे भाषण देने के लिए बुरहानपुर जाना पड़ा, और ये बरहमपुर जाते समय ये जो अभी कांग्रेस के जो नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उनके लोकसभा ग्रुप के नेता हैं, अधीर चौधरी अध्यक्ष अधीर चौधरी एक छत्र नेता हैं उस इलाके के, बुरहानपुर के। और जब अधीर चौधरी के इलाके में मैं, एक रेशम का इंस्टीट्यूट है, उसमें जो रेशम के साइंटिस्ट हैं, वो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का वो, और वहां करीब 300 के करीब साइंटिस्ट काम करते हैं। तो उन साइंटिस्टों के बीच में एक वर्कशॉप लेने के लिए मुझे जाना पड़ा। तो उन दिनों गनी खान चौधरी ने एक ट्रेन
मालदा के लिए, कलकत्ता से, हावड़ा से मालदा के लिए एक ट्रेन, बहुत शानदार ट्रेन शुरू कराई थी। वो सुबह ही चलती थी और बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेन थी, जिसमें बढ़िया डिब्बे, बढ़िया सब सुविधाएं, सब कुछ। तो मैंने एज यूजुअली मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और मैंने अपना, अब मैं जब डिब्बे में घुसा तो डिब्बे में कोई था ही नहीं। पूरी ट्रेन में मुश्किल से 7-8 लोग। अब मेरा दिमाग ठनका, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या बात है। बहुत शानदार ट्रेन, फर्स्ट क्लास ट्रेन, सारी सुविधाओं से संपन्न ट्रेन, लेकिन यात्री नहीं। ऐसा नहीं कि मालदा से हावड़ा आने वाले यात्रियों की संख्या न हो, ऐसा नहीं। कुछ देर बाद पेंट्री के जो लोग थे, जो वहां खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह सर्व करते हैं, वो लोग आए। तो उनका जो ठेकेदार था वो भी आया। तो मैंने उससे पूछा भाई कि, बोले सर जी आप बोलिए क्या खाएंगे, जो खाएंगे वो देंगे हम तो, खूब ही खाना है हमारे पास, तो अभी कोई खाने वाला नहीं है, मुश्किल से 8-10 सवारी हैं और पूरी ट्रेन खाली है। तो मैंने कहा कारण क्या है ये 8-10 सवारी? बोले सर जी ये थोड़ी सी महंगी ट्रेन है, तो लोग महंगी ट्रेन में नहीं चलते। वो जो डेली पैसेंजरी वाली ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, उसमें लोग जाना पसंद करते हैं। वो ट्रेन पूरी खाली। उसने मुझे नाश्ता वास्ता दिया। तो फिर पूछा उसने कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं बरहामपुर जा रहा हूँ। तो मुझसे बोला कि सर जी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मैंने कहा क्यों? बोले अधीर चौधरी का इलाका है, सिक्का पूछता है उसका वहां। अब मैं उतरा हूं तो लोग स्वागत के लिए खड़े थे। तो जो स्वागत करने आए थे वो यूनियन के लोग थे, साइंटिस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, तो उन्होंने कहा सर जी यहाँ बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि सीपीएम का शासन था उस समय, लेकिन अधीर चौधरी का नक्शा था। अधीर चौधरी लेफ्ट फ्रंट के जमाने में भी अनचैलेंज लीडर था और ये बड़े पैमाने पर इसने जो अंडरवर्ल्ड है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। बोले सर जी आप कुछ बोलिएगा, लेकिन यहां अधीर चौधरी के या कांग्रेस की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ मत बोलिएगा, हमें परेशानी हो जाएगी। अब सोचिए आप, बंगाल में 2/3 बहुमत से लेफ्ट फ्रंट की सरकार, अनचैलेंज लीडर ज्योति बाबू की मुख्यमंत्रित्व, और जब अधीर चौधरी के इलाके में हम जाएं तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम अधीर चौधरी के खिलाफ बोले कि ना बोलें, और हमसे कहा जा रहा है कि आप कोई चीज बोले नहीं तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा ये चीज कहीं पढ़ी नहीं, किसी ने डिस्कशन में बताई तक नहीं। जब जाने को हुए, जब वहां पहुंच गए, तब पता चला कि वहां वैज्ञानिकों के बीच में भी, रेशम के साइंटिस्टों के बीच में भी बोलते समय मुझे यह सावधान किया गया कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी नेचर नहीं, मैं डरता वरता हूं ही नहीं एकदम, क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ है ही नहीं जीवन में। मैं कस के बोला मैं अपने तरीके से, क्योंकि मुझे दिन भर रहना था, मुझे उनके 2-3 मतलब घंटे अच्छी सी क्लास लेनी थी। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं पैदल जाऊंगा रेलवे स्टेशन, जिससे कि मैं थोड़ा सा शहर को देख सकूं अपनी आंखों से। लेकिन मैं जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, मैंने कई जगह रुक के पान वाले यहां वहां मैंने बात की। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये एक खास बात है, और खासतौर पर जहां घेटो समाज है वहां कौन लोग रन करते हैं? प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रन नहीं करते, गुंडे रन करते हैं। शासन था लेफ्ट फ्रंट का, लेकिन ताकत थी अधीर चौधरी की। अधीर चौधरी जब भी जहां खड़ा हो वो जीतता था, क्योंकि उसके बाद ताकत थी। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं ये कि घेटो के कल्चर में अपराधीकरण, लोगों ने सोचा यह कि जो बंद समाज लेफ्ट फ्रंट के जमाने में निर्मित हुआ, उस बंद समाज को 2011 में लेफ्ट फ्रंट को हरा के हम लोग उस बंद समाज को खोल देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों?
क्योंकि घेटो समाज और घेटो समाज का कंट्रोल किस पर? गुंडों पर। जैसा कि मैंने आपसे पिछली एक बातचीत में कहा था, जब मेरी पहली ब्रांच मीटिंग थी पार्टी की, तो मैंने बाकी जो लोग थे उन सब ने कहा कि कहां कहां काम करना है, तो सब ने कहा हम अपने अपने मोहल्ले में काम करेंगे। तो मैंने भी अपने पार्टी सेक्रेटरी से कहा कि मैं भी मोहल्ले में काम करूंगा, तो वो राजी नहीं हो, लेकिन नहीं तो नहीं भेजेंगे। मैंने क्यों? बोले तुम जेएनयू से आए हो, तुम्हारा मामला दूसरा है, तुम बंगाल के थोड़े हो, तुम जानते वानते नहीं हो ज्यादा। तो मैंने कहा असल बात बताइए। बोले कि असल बात यह है कि नीचे पार्टी में गुंडे बहुत हैं, तुम्हें परेशानी होगी। तो मैंने कहा ये मुझे फ्रैंकनेस आपकी अच्छी लगी, लेकिन मेरे लिए एक सबक भी है ये। अब आप सोचिए यहां से चीजें कहां कैसे बनती हैं और बिगड़ती हैं। सतह पर क्या चीज दिखाई दे रही है? लेफ्ट फ्रंट, रेवोल्यूशनरी पार्टी, कांग्रेस, अभी टीएमसी या बीजेपी। नीचे क्या है? बंगाल में नीचे, कलकत्ते में नीचे, बस्ती इलाके में नीचे, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के घरों में नीचे घेटो विभिन्न रंगत में दिखाई देगा आपको, अपराधीकरण विभिन्न रंगत में दिखाई देगा आपको। घेटो की कल्चर, क्राइम की कल्चर और क्रिमिनलाइजेशन सोसाइटी का जब होगा तो उसका रिफ्लेक्शन राजनीति में होगा। हो ही नहीं सकता कि वो पॉलिटिक्स जो है वो एकदम बिल्कुल एकदम सात्विकी गांधीवादी राजनीति होगी, ये हो ही नहीं सकता। तो बंगाल में घेटो की कल्चर के विस्तार ने जो सबसे बड़ी क्षति की वो ये की कि जो भद्र लोग था, जो मिडिल क्लास था, उस मिडिल क्लास का डिक्लाइन किया। दुर्भाग्य मेरा था कि मैं एक ऐसे समय में बंगाल में गया जबकि मध्य वर्ग का तेजी से डिक्लाइन हो रहा था और मध्य वर्ग तेजी से बंगाल छोड़ के भाग रहा था। दसियों मेरे दोस्तों ने कहा कि पागल हो तुम, दिल्ली छोड़ के कलकत्ता जा रहे हो। मुझे उस समय उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैं एक बार फंस गया वहां, मैं पूरी जिंदगी निकल नहीं पाया वहां से। अब रिटायरमेंट के बाद ही निकल के आया हूं मैंने 4 बार कोशिश की बाहर से निकलने की, मुझे नौकरी मिल जाए किसी तरह से, मैं निकल आऊं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं निकल नहीं पाया। मैं सारी क्षमता, सारी योग्यता के बावजूद निकल नहीं पाया मैं। एक अन्य चीज मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको। मैं जब पढ़ाता था तो जाहिर है कि मेरे को लाइक करने वाले मेरे विद्यार्थी थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। लड़कियां बहुत प्यार करती थी मुझे, सब लोग जानते थे इस बात को, और लोग ईर्ष्या भी करते थे कि मुझे बहुत प्यार करते। तो हमारे जो दोस्त थे वो लगातार कैंपेन करते रहते थे कि तुम किसी के भी अंडर में पीएचडी करना, जगदीश्वर जी के अंडर में, जेसी के अंडर में पीएचडी मत करना। लड़कियों को बाकायदा बताया जाता था, और लड़कियों की भी मतलब बहादुरी देखिए आप। जिस लड़की को वो लोग समझाने जाते थे हमारे कोलीग कि उनके पास बच जाना, और वो तो बहुत ही चरित्रहीन और भ्रष्ट आदमी है। अच्छा, मेरी मुश्किल यह है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मैं पूरे शहर में चरित्रहीन के तौर पर घोषित कर दिया गया। मैंने किसी को छेड़ा नहीं, मैंने किसी को सताया नहीं, मैं कभी किसी के घर चाय पीने नहीं गया। कोई नहीं कह सकता पूरे कलकत्ते में, मैंने 27 साल नौकरी की, सिर्फ 2 लोग थे, अरुण माहेश्वरी और प्रभा खेतान, इनके अलावा मैं किसी के घर नहीं गया। तो इन दोनों से मेरी दोस्ती थी, अरुण माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी से दोस्ती थी और प्रभा खेतान से दोस्ती थी। तो जब भी मौका लगता था तो हम लोग या तो अलग अलग मिलते थे इनके घर पर जाके, या हमारे यहां आते थे, हम लोग बैठते थे, या फिर यही 2 ही लोग थे और कोई। लेकिन शहर में घोषित बदमाश में। और दिलचस्प बात यह कि जिन लड़कियों को लोग कन्विंस करते थे कि उनके साथ पीएचडी मत करना, वे लड़कियां जिद करके पीएचडी करने मेरे घर आती थी कि नहीं सर आपके साथ ही पीएचडी करनी है, कुछ भी हो जाए आपके साथ ही करनी है। मैं कहता था देखो मेरे पास नौकरी नहीं है, पढ़ाने लिखाने की बात तो ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, पीएचडी आपके साथ ही करनी है। और लड़कियां दिलो जान से प्यार करती थी। हर साल लड़कियों में यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कौन मेरे घर पहले जाए। जो एमए में करने आती थी लड़कियां, उनकी दिलचस्पी थी सर कैसे रहते हैं, जाके देखेंगे अपनी आंखों से।
कभी बता के कभी बिना बताए लड़कियां दाखिल होती थी और कहती थी सर एक बार घर देख लें, और घर पूरा देखेंगे, एक एक चीज टच करके देखेंगे कहां क्या रखा है। और उनको मालूम था कि मेरे घर में कोई बंदिश नहीं है। तो मेरी जो जिंदगी की जो जिसे कहें लाइफ लाइन, अगर मुझसे पूछें आप, मैं पार्टी का मेंबर, मैं सीपीएम का मेंबर, लेकिन सीपीएम के मेंबरों में एक बड़ा हिस्सा इतना कंजर्वेटिव, इतना अनुदार कि वो अहरनिश कैंपेन करता रहता था। और घेटों की मानसिकता क्या है? घेटों की मानसिकता यह है कि अगर मेरे यहां कोई आया, जैसे मैं जब गया यहां से, मुझे जाते ही पता चल गया कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूं। मैं जब गया तो वैलेंटाइन डे पर मेरी अनेक विद्यार्थियों ने मुझे बढ़िया प्रेम पत्र, ग्रीटिंग्स लिख के भेजे, और वो मेरे घर के पते पर भेज दिए। आज संयोग से मेरे घर में जो मेरी पहली पत्नी थी, उस पहली पत्नी ने वो देखे और एकदम बढ़ गई कि इतने लव लेटर्स। मैं किसी लड़की को नहीं जानता था, लेकिन लड़कियां मुझे प्यार करती थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था उसमें सिवाय प्यार से बोलने के। हाँ, मैं एक चीज करता था कि जो मैं अभी भी करता हूं, मैं पढ़ाता बहुत अच्छा था और बहुत तैयारी से पढ़ाता था, और इसके लिए मैं बदनाम था पढ़ाने के लिए, और यही मेरी ताकत थी। अगर मुझसे पूछे कि मैंने कलकत्ते में जाके क्या अर्जित किया, तो मैंने एक चीज अर्जित की, अच्छी क्लास लेना मैंने अर्जित किया। विद्यार्थी कैसा है मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं कैसा हूं इसकी मुझे चिंता है। मैं अपनी तैयारी से हमेशा क्लास में जाता था। तो जिन लड़कियों ने मुझे लव लेटर्स लिखे हैं, ग्रीटिंग्स लिखे हैं वैलेंटाइन डे पर, बढ़िया बढ़िया कार्ड भेजे हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं जब यूनिवर्सिटी जाऊं तो मैं उनसे कम से कम कुछ तो बोलूं, हेलो हाय कुछ तो करूं। उसमें कुछ लड़कियों ने बिना नाम के भेजे थे, कुछ ने नाम से भेजे थे, लेकिन मेरे घर में तो युद्ध शुरू हो गया जिसकी कोई वजह नहीं थी। उस दिन मुझे पहली बार सबक मिला कि ये जो बंद दिमाग है और बंद संस्कृति है, उसका असर घर तक है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में जब धीरे 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 जब एक्टिव, ज्यादा पढ़ाने अच्छे लगा, जब मेरा थोड़ा सा यश बढ़ने लगा, तो जाहिर है कि मित्रों ने भी कोशिश की वो जितना बेहतर तरीके से। लेकिन मैं, मुझसे अगर पूछें तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत, एक तो मेरी क्लास थी, दूसरी मेरी वो लड़कियां थी, स्टूडेंट, जो मुझे बेइंतहा प्यार करती थी। उनके मैं किसी के घर नहीं गया, किसी की शादी में नहीं गया, किसी के बच्चों के साथ नहीं बैठा, किसी को मैंने कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि वो मुझे प्यार करती थी। और किस लिए प्यार करती थी? क्यों मैं उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाता था। वो पढ़ाई घर तक जाती थी। एक छोटा सा जस्ट एक किस्सा बता रहा हूं मैं आपको। मेरी क्लास में एक लड़की आती थी बुर्के में। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने पढ़ाते हुए, वह गैर हिंदी भाषी इलाका था, मैंने 27 साल पढ़ाया, लेकिन उस 27 साल में 2 चीज क्रिएट करने में मैं सफल रहा, और बहुत साइलेंटली मैंने ये काम किया। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे पहले और भी लोग पढ़ाते थे, मुझसे ज्यादा धाकड़ लोग पढ़ाते थे। लेकिन इस 27 साल में सबसे ज्यादा उर्वर ढंग से एजुकेशन हुई। दूसरों ने भी मदद की इसमें, उन्होंने भी पढ़ाया अपने तरीके से, लेकिन मैंने बहुत सीरियसली लिया इस चीज को। चाहे वो रिसर्च का मामला हो, चाहे वो रिसर्च कराने का मामला हो, चाहे खुद रिसर्च करने का मामला हो, क्योंकि वह एक ऐसी चीज थी जिसने कि एक लंबा जो गैप था विश्वविद्यालय में, उस गैप को फिलअप करने में मदद की। और उसका पहला असर यह था कि विद्यार्थियों में क्लास महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक की क्लास महत्वपूर्ण होती है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी क्लास बच्चे दिलो जान से पसंद करते थे, लड़ते थे। क्लास अगर किसी की छूट जाए तो झगड़ा करते थे कि सर आपकी क्लास छूट गई, क्योंकि मैं एक समय के बाद में मैं एंट्री नहीं करने देता था।
अगर मेरी क्लास 10 बजे है तो 10:10 तक जो विद्यार्थी आ गया क्लास में उसकी तो एंट्री है, 10:10 के बाद में किसी की एंट्री नहीं होगी। लेकिन क्लास होगी। दुनिया की कोई ताकत मैंने 27 साल में कभी छुट्टियां नहीं ली। रिटायरमेंट के 1-2 साल पहले जब मैं गया तो मेरे क्लर्क ने कहा सर कुछ तो छुट्टी ले लीजिए, ऐसा मत करिए। मैंने कुछ छुट्टियां ली। मैं कभी काम चोरी से भागा नहीं। यह मैंने काम ऐसे समय में किया जिस समय कि मेरे खिलाफ में सबसे घृणा से भरा हुआ प्रचार अभियान मेरे दोस्तों ने और मेरी पार्टी के लोगों ने किया, और मैंने सिर माथे उसे स्वीकार किया। मैंने कभी बोला नहीं, कभी जवाब नहीं दिया, पलट के नहीं बोला। मैं उस घेटो कल्चर का मैं आपको एक डायमेंशन बता रहा हूं कि अगर आप किसी लड़की से बात करते रहें तो वो समझेंगे इसके साथ में जरूर सेक्सुअल रिलेशन है। अगर वो लड़की आपके घर आती है तो इसका मतलब यह है कि वो ये प्रचार करते थे कि ये जरूर इनके साथ सोती होगी। अब उनको कौन समझाए कि इसके बिना भी ह्यूमन रिलेशन हो सकते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थी के बीच के संबंध हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात तो तब थी जबकि मेरी पार्टी मीटिंग में एक मंत्री की स्त्री ने, जो प्रोफेसर थी, उसने जब ये बात रखी तो मेरे लिए शॉकिंग थी। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि घेटो कल्चर की शुरुआत हुई सीपीएम के शिखर से, और वो नीचे तक कल्टीवेट की गई जिससे कि लोग बधिया होकर रहे। और मेरे अंदर एक मानसिकता थी, वो आज भी है, मैं कभी भी कायरों की तरह, नपुंसकों की तरह नहीं रहता। सिर्फ एक घटना याद दिला रहा हूं मैं। जब मैं गया था तो धनबाद में गणतांत्रिक शिल्पी लेखक संघ का सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में एक सेमिनार थी। सेमिनार का विषय ये टेलीविजन, रेडियो, ये जो आकाशवाणी का जो प्रसारण है उस प्रसारण को लेकर था, और उसकी ऑटोनॉमी की, उसके एक चैनल की मांग। उस समय लेफ्ट फ्रंट की डिमांड थी कि जो सेकंड चैनल है, यानी कलकत्ता डीडी, उस सेकंड चैनल को लेफ्ट फ्रंट सरकार को दिया जाए, राज्य सरकार को दिया जाए। तो जिस पैनल में मैं बोलने के लिए मेरा नाम था, उस पैनल में बड़े अच्छे लोग थे। उसमें सौमित्र चटर्जी थे जो कि बहुत बड़े स्टार हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं। उसमें बी बलसारा थे, उसमें मृणाल सेन थे, उसमें एक और व्यक्ति थे बंगाल के, और उसमें स्वयं बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, और हिंदी में मैं था। और वो जो सेमिनार था, उस सेमिनार में मैंने बहुत ही फ्रीली मैंने लेफ्ट फ्रंट की इस नीति की गंभीर आलोचना की और इस डिमांड की आलोचना की। मैं पार्टी मेंबर था और वहां पॉलिट ब्यूरो के मेंबर 2 मंच पर बैठे हुए थे। अब वो सब लोग जो इंद्रनाथ बंदोपाध्याय जो उस समय गणतांत्रिक शिल्पी संघ के सेक्रेटरी थे, मैंने सेमिनार में जब वो मुझे ले जाने के लिए कहा उन्होंने, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे मत ले जाइए, कि मैं बहुत फ्रीली बोलता हूं, मेरे दिमाग में ये बंधन काम नहीं करते पार्टी के। तो बोले नहीं, तुम जैसे इच्छा हो बोलना। लेकिन जब मैं लौट के आया तो मालूम पड़ा कि सबने जाके मेरी पार्टी सेक्रेटरी से शिकायत की कि आदमी तो भटक गया है, इसके खिलाफ एक्शन लो, ये तो पार्टी की नियम नीति के खिलाफ बोला है वहां। तो कॉमरेड अनिल विश्वास जो है उस समय गणशक्ति के संपादक होते थे, और वो स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर थे, और उन्हीं के साथ में मेरा ज्यादा डायलॉग था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने क्या बोल दिया ऐसा, सब लोग बड़े भड़के हुए हैं, तुमने पार्टी की लाइन का विरोध किया। मैंने कहा ठीक, मैंने विरोध किया, और गलत लाइन है पार्टी की कि सेकंड चैनल राज्य सरकारों को दे दिया, गलत लाइन है। तो बोले कोई तुमने तैयारी की? मैंने कहा मेरी रिसर्च है। मैंने कहा कि मैं फालतू बात नहीं करता, मैंने बाकायदा एक रिसर्च पेपर लिखा, उसके बाद मैंने आपके वहां स्पीच दी जाके। तो बोले हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप उसको लेंगे, फिर उसके बाद वो पार्टी से निकालेंगे प्रमाण के तौर पर। बोले नहीं, पार्टी निकालेंगे नहीं, तो हमें दो, हम उसे छापेंगे। तो मैंने कहा ट्रांसलेटर दे दी। तो उन्होंने एक व्यक्ति जुगाड़ करके मुझे दिया, उसने बैठ के मेरे साथ में ट्रांसलेशन किया, और पहली बार वहां के जो पार्टी का जो मुखपत्र है गणशक्ति, उसके एडिटोरियल पेज पर 2 दिन क्रम से पूरे 2 पेज का वो आर्टिकल छपा, बंगला में अनुदित होकर। और उस
आर्टिकल के छपने का असर बता रहा हूं आपको कि लेफ्ट फ्रंट ने और सीपीएम ने खासतौर पर सेकंड चैनल की मांग को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से गायब कर दिया। मैंने वो आर्टिकल एक बार अपने फेसबुक पर मैंने शेयर किया था। तो मैं आपसे जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये कि बंगाल में जो मेरा अनुभव है वो ये कि घेटों की कल्चर बेसिकली व्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसके स्वतंत्र विवेक का, उसकी स्वतंत्र पहलकदमी का अपहरण करती है और वो विभिन्न स्तरों पर एक तरह से अपराधीकरण को जन्म देती है। और यह अपराधीकरण मैंने अध्यापकों में देखा, यह अपराधीकरण मैंने कर्मचारियों में देखा, और यह अपराधीकरण मैंने उन लोगों में भी देखा जो एम्प्लॉय नहीं थे। इसलिए ये सोचना कि नहीं बंगाली हैं तो कल्चर्ड हैं और बंगला समाज है और बांग्लादेश है, सॉरी पश्चिम बंगाल है और वहां ज्योति बाबू मुख्यमंत्री हैं तो वहां सब कुछ अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि अप्रिय था। सोसाइटी में सबसे ज्यादा जिसकी वजह से तकलीफ हुई, आखिरी चीज वो ये कि ये जो निहित स्वार्थी जो भावनाएं और लोभ की भावनाएं, ये दो चीजें सबसे ज्यादा कल्टीवेट की गई। छोटी छोटी चीजों का मोह, छोटी छोटी चीजों का लोभ, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। इसने पूरे के पूरे उस एथोस को, जो कि लिबरल एथोस बंगाल ने विकसित किया था, उस एथोस को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया। और सबसे जो दुखद बात यह थी वो ये कि बंगाली समाज, बंगाली इंटेलिजेंसिया, राष्ट्र में क्या हो रहा है इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे। कल्चर में क्या हो रहा है इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उनके अपने समाज में अंदर नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये जो दोहरी जीवन शैली और दोहरी मानसिकता है, एक वह मानसिकता जो कि बाहर के लिए और एक वह मानसिकता जो अंदर के लिए। अंदर की दुनिया एकदम बंद समाज की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है जो कि एकदम सड़ गई है, जिसमें सड़े हुए जीवन मूल्य, जीवन शैली कूट कूट कर भरी है, जिसमें लगातार अपराधीकरण और हिंसा ये बढ़ रही है। यह अपराधीकरण और हिंसा परिवारों में बढ़ी, यह अपराधीकरण और हिंसा ये झुग्गी झोंपड़ियों में बढ़ी, यह अपराधीकरण और हिंसा जो है गांव कस्बों में बढ़ी। इसने पूरे के पूरे किसान आंदोलन को नष्ट कर दिया, जिस किसान आंदोलन के लिए बंगाल विख्यात था, जिस मजदूर आंदोलन के लिए बंगाल विख्यात था, इस वायलेंस ने उसको भी नष्ट कर दिया। तो बंगाल के बारे में बात करते समय यह चीज पहले देखी जानी चाहिए कि बंगाली समाज अपने अंदर कितना झांकता है, अपना स्वयं की आलोचना वो कितनी करता है। वहां हिंदी समाज भी है, हिंदी भाषी लोग भी, और हिंदी भाषी लोग उतने ही कंजर्वेटिव हैं और उतने ही घेटों के शिकार हैं जितने कि बंगाली हैं। उदारता मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी आपको, आपको बहुत गहरी निराशा हाथ लगेगी। लिबरल वैल्यूज का मीनिंग ही नहीं जानते लोग। तो इस सारी मुश्किल का जो खामियाजा भुगतना पड़ा मुझे अपनी बहुत सारी गतिविधियां एकदम सीमित करनी पड़ी। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, पढ़ाता था, लौट के घर आता था, अधिक से अधिक लाइब्रेरी जाना है, और अगर कभी बाहर निकला तो मैं कभी ये अपने दोस्तों से, ये दो दोस्त जिनका मैंने आपको जिक्र किया, इनसे निकलने के लिए बाहर जाता था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे इस तरह की मुसीबत में पड़ना होगा। और अंत में जान लीजिए आप, बंगाल में पूरी हिस्ट्री में
मैं पहला प्रोफेसर था जो कि 11 साल में प्रोफेसर बना। 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कोई व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बना, लेक्चरर, रीडर, फिर प्रोफेसर, कोई नहीं बना। आप जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में पता कीजिए। मुझे गर्व है इस बात का। और मैं ये एकेडमिक्स की ग्राउंड पर बना, इसके बाद भी मैं प्रोफेसर बना कि मेरी पार्टी के लोग, मेरा वाइस चांसलर नहीं चाहता था, लेकिन मैं प्रोफेसर बना। और मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने कभी किसी की क्षति नहीं की। मैं, हो सकता है कि अपने कुछ विद्यार्थियों की मैं मदद न कर पाया हूं, ये हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने उनका कोई नुकसान किया हो। मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, जो कि मैंने अपने मथुरा में संस्कृत पाठशाला से निकलते हुए सीखी थी, मथुरा से सीखी थी। वो मेरी आज भी सबसे बड़ी पूंजी है कि मैं सच बोलने से कभी डरता नहीं हूं। ये मैंने संस्कृत पाठशाला में सीखा था, ये मार्क्सवाद पढ़ के नहीं सीखा। मार्क्सवाद से तो मुझे बल मिला, और बंगाल में जाके मार्क्सवाद की शक्ल देख के मुझे कष्ट हुआ, बल नहीं मिला मुझे। क्यों बल नहीं मिला? क्या मुश्किलें आई, इनकी चर्चा फिर कभी। फिलहाल इतना ही, फिलहाल इतना ही। बंगाल को घेटों के समाज में बांधने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए जो कोशिशें की गई 77 के बाद, किन लोगों ने की, किन लोगों ने नहीं की, सब लोग जानते हैं। उसी का यह दुष्परिणाम था कि आज बंगाल में कहीं पर भी, आप कल्पना कीजिए, जो पार्टी 7 बार इलेक्शन जीते, अभूतपूर्व ढंग से इलेक्शन जीते, उस पार्टी के सारे कैंडिडेट की जमानतें जब्त हो जाएं। दो 2011 में जो ममता बनर्जी आई, वो ममता बनर्जी आई उस घेटों को, उस नाकेबंदी को जो नीचे तक की गई थी, उस नाकेबंदी को तोड़ते हुए जनता के अंदर जो घेटों के खिलाफ में एक तरह की जन उभार था, एक अपराइजिंग थी, उसको कैश किया उसने। लेकिन दिक्कत यह थी कि ममता के पास तो सबसे ज्यादा गुंडे थे, आज भी सबसे ज्यादा गुंडे हैं। कहां जाएंगे? पूरे के पूरे ट्रेडिशन से लड़ते हुए, पूरी की पूरी कट्टरता से लड़ते हुए, परंपरा की कट्टरताओं से लड़ते हुए हम मार्क्सवाद के पास गए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास गए, क्रांतिकारी विचारों के पास गए। और वहां जाके हमने जो देखा, मैं एक छोटा सा अनुभव रायगंज का सुना रहा हूं मैं आपको। पीआर दास मुंशी उस समय जहां से इलेक्शन लड़े थे कई बार, उसके पहले वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट थे जो जीतते रहे थे। तो मैं वहां एक जगह इलेक्शन मीटिंग करने के गया, चाकुलिया एक जगह है गांव में। तो जो लड़का मुझे ले जा रहा था, मैंने उस कॉमरेड से पूछा, मैंने, कॉमरेड आप ले जा रहे हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं, कौन सुनेगा रात में? बोले नहीं कॉमरेड चलिए आप। तो मैंने पूछा उससे, कितनी नंबर की मीटिंग है ये? तो बोले कॉमरेड ये 6 या 7वें नंबर की मीटिंग है, यहाँ 6 मीटिंग और हो चुके हैं, यहाँ विमान बसु बोल चुके हैं, बुद्धिदेव भट्टाचार्य बोल चुके। तो मैंने कहा जब इतने लोग बोल चुके तो मेरी कौन सुनेगा यार, क्या बकवास है तुम, चलो लौट के डेरा पे चलते हैं, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। बोले नहीं सर, मीटिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि क्यों जरूरी है, कितने वोट मिलते हैं यहाँ ऐसे लेफ्ट फ्रंट को? तो बोले यहाँ 500 वोट हैं, उसमें से 496 वोट हमें मिलते हैं, 4 वोट नहीं मिलते, और हम चाहते हैं वो 4 वोट भी हमें मिले। अब मेरा दिमाग एकदम गर्म हो गया। मैंने कहा कि यार ये 4 लोग कौन है जो वोट नहीं देते? तो मैंने कहा वो लोग मीटिंग में आएंगे? बोले हाँ सर वो मीटिंग में आते हैं। तो मैंने कहा उनसे जरूर मिलवाना। तो सब 10:30 बजे रात को हमने मीटिंग की, चाकुलिया में, अंधेरे में, कुप्पी में। वो लोग थे साहब, चारों बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र, एक छोटी सी नीचे जो है एक गमछा टाइप लिपेटे हुए थे, किसान थे। मैंने मीटिंग में ही कहा था कि वे जो लोग लेफ्ट फ्रंट को वोट नहीं देते, वो लोग भी यहाँ अगर आए हुए हैं तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा मीटिंग के बाद में। तो वो चारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई,
और मैंने चारों लोगों को कहा कि तुम लोग हो असल में लोकतंत्र के रक्षक, तुम ही लोग हो जो, तुम लोग इतने दबाव के बावजूद भी तुम कभी सीपीएम को वोट नहीं देते, तुम ही सबसे शानदार लोग हो। जो व्यक्ति मुझे साथ में घुमा रहा था, यंग लड़का मोटरसाइकिल पर, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई बात क्या है, लेफ्ट फ्रंट इतना जीतता है, सब कुछ है, यहां पे भी इतने वोट मिल जाते हैं, फिर भी हार जाते हो, क्या चक्कर है? तो बोले सर पिछली बार तो मैं छप्पा वोट जाली वोट डालते डालते मोहर लगाते लगाते थक गया, लेकिन फिर भी हार गए। मैंने कहा यार कमाल। बोले कि यहां जानते हैं कांग्रेस की कोई पर्ची देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहां कांग्रेस का, सब अपना है कॉमरेड, नीचे तक सब अपने लोग हैं। तो मैंने कहा यार इतना सब कुछ होते हुए भी हार जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जनता बहुत ताकतवर है। अब वो जिस समय ये बात कह रहा था, उसके एक दिन बाद ही उस इलाके में राजीव गांधी की पब्लिक मीटिंग थी। मैं वहीं रुक गया था कि राजीव गांधी की मीटिंग देखेंगे। दिलचस्प बात बता रहा हूं, जिस जगह जिस इलाके में वो ये कह रहा था कि कांग्रेस का कोई स्लिप ड्रॉप करने वाला नहीं है, कांग्रेस का कोई बूथ पर एजेंट नहीं होता, वहां राजीव गांधी की मीटिंग में कई लाख लोग मौजूद थे। अब मैं एकदम हतप्रभ एकदम देख के कहा भाई कमाल है। पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है, जो आपको बताया जाता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप जमीन पर जाकर देखिए, अपने अनुभव से गुजरिए। घेटों की राजनीति, घेटों का समाज, घेटों की कल्चर आपको क्रिटिकली देखने और सोचने ही नहीं देती, स्वतंत्र रूप से सोचने ही नहीं देती। और यह चीज मैंने सबक के तौर पर अपने जीवन में बंगाल से सीखी। फिलहाल इतना ही। इस घेटों की कल्चर और सो कॉल्ड बाम कल्चर के दूसरे जो पहलू हैं, बड़े शानदार पहलू हैं, उनकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।